Hello everyone, welcome to this episode of Beti Padhao Samaj Bachao, a podcast series by Voluntary Action Network India which explores an important topic, educational gender gap in India. I'm your host Subhashni Prabhakar. Join me as I delve into real issues and underlying beliefs that contribute to gender inequality in education and society. Our guest for today is Ms. Lakshmi Thakur, Director Programs at Seva Mandir. She has been associated with Seva Mandir for the past 21 years. In this position since 2019, she is responsible for operational strategy and oversee a diverse range of programs, including education, women's empowerment, youth empowerment, early child care, natural resources, livelihood, water, sanitation, and community institutions. जी लक्ष्मी जी, could you please share your personal journey and आपकी inspiration behind the work in education field, particularly focusing on girls? तो मेरी जो जर्नी है एक्चुअली वो मैं यहाँ इस फील्ड में आना नहीं चाहती थी। पहले तो मैं एक्चुअली साइंस पढ़ना चाहती थी, केमिस्ट्री। पर जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी तब मैं जिस हॉस्टल में रहती थी वहां पे लोग जो है मेरे दो तीन फ्रेंड्स थे जो एमएसडब्ल्यू कर रहे थे। तो वो करवे इंस्टीट्यूट पुणे से, तो उस वक्त वो बहुत सारी कहानियां सुनाते थे कि फील्ड में क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ। और उसके बाद ये भी समझ में आया कि एमएसडब्ल्यू जो है उसके बाद आप कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं। तो मैं उसी समय जब दोस्तों से बात होती थी उसके बाद ही फिर मैंने सोचा कि शायद एमएसडब्ल्यू कर लेते हैं, क्योंकि इस फील्ड में शायद कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने को मिलेगा। और एक ये भी था इंस्पिरेशन की उस वक्त की भाई आप 2 साल पढ़ाई करेंगे तो तुरंत आप कहीं प्लेस भी हो जाएंगे। तो उस वक्त ये सोच थी जब हम पढ़ रहे थे तब। और उसके बाद फिर मैंने एमएसडब्ल्यू किया और वैसे ही मैं उसी तरह से फिर मैं इस फील्ड में आ गई। और सेवा मंदिर में एक्चुअली जब मैं आई मैम, तो मेरा जो काम शुरू हुआ था वो विमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम से ही शुरू हुआ था। तो जब उसमें जो है विमेन्स एम्पावरमेंट में महिलाओं और बच्चों बच्चियों के साथ ही मेरा काम रहा। और मुझे लगता है शायद वहीं से मेरी जर्नी जो है यहाँ पे इस काम से शुरू हुई। और एंड आई कंटिन्यू टू वर्क इन दिस फील्ड। ठीक है या मैम। मैम आपको कितने साल हो गए इस फील्ड में? तो मुझे इस डेवलपमेंट फील्ड में मुझे वैसे तो मुझे मैं 2000 से करीब 23 साल हो गए। बट इन सेवा मंदिर इट्स बीन 21 years नाउ। Great, ma'am. We really appreciate your efforts working in this domain. तो जब आप फील्ड में काम करते हैं और आपके टीम मेंबर्स जो काम करते हैं, आपके वहां पर चैलेंजेस क्या होते होंगे टू प्रमोट एजुकेशन, पर्टिकुलरली गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, और कौन से हार्डशिप्स आपने फेस किए हैं और उनको आपने ओवरकम कैसे किए हैं? कुछ इसके बारे में बताएंगे? हमारे एरिया में जहाँ हम काम करते हैं वहां पे हम बेसिकली मोस्टली हम जो है सदर्न राजस्थान में हैं। और सदर्न राजस्थान के अभी वर्तमान में हम 5 जिलों में हैं। और उसमें से मुख्यतः हम उदयपुर और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, सदर्न राजस्थान के। और यहाँ पर जो है हमारा जो काम है वो ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटी के साथ है। और दूसरा जो है कुछ कुछ एरियाज में हमारे यहाँ मिक्स्ड कम्युनिटीज भी हैं। तो एक बड़ा जो चैलेंज हमें दिखता है इस एरिया में वो है कि यहाँ पे ना लड़कियों की पढ़ाई को इतना प्रायोरिटी नहीं देता है। क्योंकि यहाँ माता पिता जो है, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत गरीब है, माता पिता दोनों मजदूरी करते हैं। पिताजी अक्सर फादर जो है वो तो माइग्रेट कर जाते हैं, या तो 6 महीने के लिए, कुछ महीनों के लिए, या डेली माइग्रेशन। और जो माताएं हैं वो घर पे काम करती हैं या फिर आसपास नरेगा में काम करती हैं। तो घर में जो लड़कियां हैं उनको ये सोचा जाता है कि घर में वो बच्चों की देखभाल करेंगे। तो अक्सर जो है लड़कियां जो है आपको, इसीलिए उनकी थोड़ी सी प्रायोरिटी, थोड़ी मैं कहूंगी अभी भी लड़कियों की एजुकेशन को प्रायोरिटी इतना नहीं दी जाती। और कहीं ना कहीं थोड़ा इकोनॉमिक प्रेशर भी है, ऐसा लगता है। और इकोनॉमिक प्रेशर जो है उसका जो टारगेट है वो उसकी वजह से लड़कियां ही बन जाती हैं। एक तो ये चैलेंज हमारे यहाँ हमने देखा है। एक ये भी है कि जो लड़कियां हमने देखा है, लड़कियां जो है वो आ, 5वीं तक तो, अभी पहले तो 5वीं तक भी नहीं पढ़ती थी, पर अब हमारे यहाँ लड़कियां 5वीं तक तो पढ़ने लगी हैं फिर भी। कुछ कुछ इलाके हमारे यहाँ ऐसे हैं, कुछ हैमलेट्स, जैसे हमारा जो एरिया है वो थोड़ा हिली है।
पहाड़ी इलाका है, यहाँ थोड़ा घर एक दूसरे से बहुत दूर है। तो स्कूल है हर गांव में, प्राइमरी स्कूल्स, लेकिन अभी भी कुछ इलाके, कुछ हैमलेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते क्योंकि दूरी की वजह से। तो ऐसे बहुत कम इलाके हैं, पर अभी भी कुछ इलाके हैं। और एक तो फिर अभी भी कुछ इलाकों में हमारे यहाँ आपको आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स एंड बॉयज दोनों मिल जाएंगे। तो ये एक चैलेंज अभी भी बना हुआ है। और एक और जो चैलेंज हमारे यहाँ दिखाई देता है वो है कि लड़कियां स्कूल जाती हैं, लड़के भी स्कूल जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक स्कूल में नहीं टिक पाते हैं। मतलब थोड़ा जो स्कूल का माहौल है ना, वो उनको इतना इनेबलिंग नहीं लगता है वहां पे, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो दोनों, इनफैक्ट गर्ल्स और बॉयज दोनों ही जो है, उनको बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हम जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात करते हैं, उसमें स्ट्रगल करते हैं प्राइमरी ग्रेड्स में। और इवेंचुअली ये होता है कि धीरे धीरे लड़कियां लड़की भी रेगुलर हो जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर वैसे भी घर का काम का तो रहता ही है। फिर उनको खुद मजा नहीं आता है, तो वो फिर ड्रॉप आउट भी हो जाती है धीरे धीरे। और क्योंकि यहाँ पे ये जो क्षेत्र जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ माता पिता भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो और उतना ध्यान भी उनके पास समय भी नहीं होता है, तो वो भी घर पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये एक बात भी है कि माता पिता का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है बच्चों की पढ़ाई में। अगर एक और जो मैंने कहा कि वॉश फैसिलिटीज का जो मैं जिक्र कर रही थी, देखिए अभी हम वॉश पे भी काम करते हैं, तो लड़कियों के लिए खासतौर पे जो बड़ी लड़कियां हैं, स्कूलों में वॉश की सुविधा बहुत खराब है, पानी नहीं है, टॉयलेट्स इतने खराब हैं। तो लड़कियां, जो किशोरी लड़कियां हैं खासतौर पे, जो छठी सातवीं आठवीं के बाद, उनको बहुत दिक्कत होती है। इस कारण भी कई लड़कियां हमें बताती हैं कि उनको स्कूल जाने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहाँ जाएं फिर। तो ये एक मन में डर रहता है। एक और चैलेंज जो हमने देखा है यहाँ पर, वो है यहाँ मतलब बहुत सारी जो सोशल इश्यूज हैं। जैसे एक बड़ा इशू हमारे यहाँ है, वो है अर्ली मैरिज का। तो लड़कियां, तो यहाँ ये होता है कि 15-16 साल में हमारे एरियाज में जो है शादियां कर देते हैं लड़कियों की। लड़कियों की खासतौर पर, लड़कों की भी करते हैं, थोड़ी देर से करते हैं, पर लड़कियों की तो 15-16 में हो ही जाती है शादी। और इसके कारण ये होता है कि जो लड़कियां हैं वो सातवीं या आठवीं के बाद से आप देखेंगे स्कूल से बाहर हो जाती हैं। और कहीं कहीं जगह पे ये भी होता है कि जो जो आठवीं के बाद, अगर मतलब पांचवी के बाद जो स्कूल्स हैं वो दूर हैं गांव से। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो इलाका है वहां पे पहाड़ी इलाका है, जंगल है, गाड़ियां नहीं है वहां पर। सुबह एक जीप आती है, शाम को एक जीप आती है, तो उसमें ये हो जाता है कि फिर माता पिता को डर रहता है कि अगर लड़कियां, हमारी जो जवान लड़कियां स्कूल जाएंगी, तो कहीं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हो जाए। या एक डर बहुत बड़ा यहाँ पे ये भी रहता है कि कहीं लड़कियां भाग नहीं जाएं, तो माता पिता को ऐसा लगता है कि उससे हमारी बदनामी होगी। तो ये भी एक बड़ा कारण, जो सोशल बैरियर्स हैं लड़कियों के साथ, अर्ली मैरिज का एक बहुत बड़ा यहाँ पे कारण दिखाई देता है, जो कि एजुकेशन से उनको बाहर कर देता है, हायर एजुकेशन स्पेशली। एक और जो कारण, चैलेंज हमें दिखाई देता है यहाँ पे, वो है मतलब क्योंकि यहाँ पे जो है माता पिता तो मजदूरी करते हैं, कई बार लड़के लड़कियां भी जो हैं वो, क्योंकि गरीबी इतनी है, तो वो भी काम पे जाते हैं बाहर। तो लड़कियां तो बाहर नहीं जाती, लेकिन लड़के बाहर जाते हैं, फिर लड़कियां भी मजदूरी करने जाती हैं, कई बार कुछ आसपास के इलाकों से लड़कियां शहर में भी। तो ये होता है कि आपस में दोस्तों को देख लिया कि भाई अरे वो तो रोज के 100 100 रुपए कमा रहा है, या रोज के 500 रुपए कमा रहा है, तो उसका भी प्रेशर होता है कई बार, पेयर प्रेशर, कि भाई अरे वाह, ये तो 500 रुपए अगर रोज के कमा रहा है, तो मैं पढ़ाई क्यों करूं, मैं भी काम पे चला जाता हूँ। तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस हमें आते हैं, और हम इनको ओवरकम, तो देखिए ऐसा है कि सारे के सारे चैलेंजेस को तो हम ओवरकम नहीं कर पाते हैं, पर हमारी कोशिश रहती है कि हम कुछ कुछ। तो एक जो बड़ा, जो मैं आगे भी बात करूंगी, वो ये कि हम लोग, हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी ये लड़कियां हैं, जहाँ पे जिन इलाकों में स्कूल्स नहीं हैं, या वहां से बच्चे जो है घर आउट ऑफ स्कूल अभी हैं, जहाँ जिन इलाकों में हम सर्वे करते हैं और हमें पता पड़ता है कि यहाँ 25-30 बच्चे अगर आउट ऑफ स्कूल हैं, तो वहां पे हम कुछ इस तरह के जो है ये ब्रिज स्कूल्स, या जिनको हम शिक्षा केंद्र कहते हैं, वो चलाते हैं। साथ साथ में हम ऐसे बच्चों के लिए रेजिडेंशियल लर्निंग कैंप्स भी चलाते हैं, ताकि जो ये लर्निंग गैप है, फिर इन बच्चों को तैयार करते हैं और उसके बाद इनको मेन स्ट्रीम कर देते हैं फॉर्मल एजुकेशन से। तो आइडिया ये है कि भाई बच्चे और बच्चियां जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल ना रहें, और अगर वो नहीं पढ़ पाई तो उनके घर के आसपास कोई सुविधा हो, टीचर उनके गांव का ही हो, उनकी कम्युनिटी का ही, जिसको हम ट्रेन करते हैं, और फिर वो उनको पढ़ाता है, और फिर उस केंद्र पे वो 2-3 3 साल रहते हैं, और फिर उसके बाद उनको हम मेन स्ट्रीम कर देते हैं फॉर्मल एजुकेशन से। एक तो ये करते हैं हम, और एक ये भी करते हैं हम कि कई बच्चे जो बहुत लंबे समय से इरेगुलर हैं और स्कूल से ड्रॉप आउट हुए हैं, वो बकरी चराने का काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं,
तो फिर उन बच्चों के लिए हम ऐसे रेजिडेंशियल लर्निंग कैंप चलाते हैं, जैसे 6 महीने के कैंप्स होते हैं ये। और ये कैंप जो है, इसमें बच्चे आते हैं और बच्चियां आती हैं, और उनको फिर वहीं रह के ये इतना पढ़ जाते हैं ताकि इनका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाए, और फिर इनको मेन स्ट्रीम करते हैं। एक तरीका जो हम करते हैं जो लड़कियों को पढ़ाई से जोड़ने का, वो है अडोलेसेंट गर्ल्स के साथ और बॉयज के साथ काम करने का, जिसमें हम लड़कियों के साथ खास तौर पे और लड़कों के साथ लाइफ स्किल एजुकेशन पे काम करते हैं। और एक हमारा बड़ा स्ट्रैटेजी उसमें है स्पोर्ट्स, तो जिसमें हम फुटबॉल, खो खो और वॉलीबॉल के माध्यम से लड़कियों को और लड़कों को जोड़ते हैं, जिसके बारे में मैं आगे और बात करूंगी। एक तीसरा जो हमारा जो वो रहता है स्ट्रैटेजी, वो रहता है कि पेरेंट्स और कम्युनिटीज के साथ हम लगातार बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। सोशल इश्यूज क्योंकि हैं, अगर उनसे नहीं बात करेंगे, उनको सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ चीजें हम कोशिश करते हैं करने की, जिसके बारे में मैं आगे भी और बात बता कर सकती हूँ। थैंक यू लक्ष्मी जी। जब हम एनरोलमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जी व्हाट इम्पैक्ट डिड योर ऑर्गेनाइजेशन अचीव इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट एंड रिटेंशन? कुछ नंबर्स हैं आपके पास? जी जी जी। तो एक तो हमने, जैसे मैंने कहा, हम बहुत सालों से जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनके लिए हम ब्रिज स्कूल्स और रेजिडेंशियल लर्निंग कैंप चलाते आ रहे हैं। तो अभी तक हमने, आप देख, करीब 25,000 से भी ज्यादा आउट ऑफ स्कूल जो लड़कियां हैं उनको, एक तो हमने जो कि आउट ऑफ स्कूल थी उनको एजुकेशन तक की एक्सेस पहुंचाई है, और साथ ही में उनको मेन स्ट्रीम कराया है फॉर्मल एजुकेशन। और हमने एक रिटेंशन स्टडी भी करी थी जो हम हर 3 साल में करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि 70 up to 70% जो लड़कियां हैं वो स्कूल में रिटेन हुई हैं हमारे यहाँ से, जो पास आउट हुई हैं। एक चीज और जो हमने देखा है, जो हमने अपने गवर्नमेंट स्कूल के साथ जो हम काम कर रहे हैं अभी हम गवर्नमेंट स्कूल में, तो गवर्नमेंट स्कूल में काम करते हुए हमने देखा कि 3 साल में हमारे यहाँ हमने देखा कि 49% बच्चे जो कि 1st to 4th ग्रेड के थे, उनका एज अप्रोप्रिएट लर्निंग लेवल हुआ, जो कि बेसलाइन हमारा जो था वो 35% था उसके अगेंस्ट। ये एक हमने देखा कि जो लर्निंग लेवल है बच्चों का वो इम्प्रूव हुआ है जहाँ पे हम गवर्नमेंट स्कूल्स में काम कर रहे हैं। एक चीज और हमने देखी है कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स में रेगुलरिटी पे काफी हमारा फोकस रहता है। तो पिछले 2 सालों से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं, और हमने देखा कि जितनी हमारी जो लड़कियां हैं उसमें से हमने डेटा निकाला था, उसमें 63% गर्ल्स थी जो थी रेगुलर हुई हैं स्कूल्स में। जो हमने डेटा निकाला, जो गर्ल्स इरेगुलर थी, और जब इरेगुलर में कह रही हूँ वो लड़कियां जो 15 दिन से जो है अधिक दिन स्कूल्स नहीं आए, ऐसी लड़कियों का हमने डेटा निकाला था, जिसमें से हम 63% लड़कियों को रेगुलर कर पाए। इसके साथ साथ हमने एक और हम काम करते हैं जो लड़कियों के साथ लाइफ स्किल एजुकेशन का। उसमें भी हमने एक क्योंकि हम बेसलाइन एंडलाइन करते हैं प्रोजेक्ट्स में, तो हमारा जो लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट का हमने बेसलाइन 2 साल हमने एक प्रोजेक्ट किया था यूथ के साथ, तो उसमें हमने एक डेटा देखा था जिसमें कि हमने देखा कि हम जो लाइफ स्किल एजुकेशन देते हैं जेंडर पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी पे, तो उसमें एक दो डेटा मैं आपके सामने रख रही हूँ, जो कि जैसे 88% गर्ल्स जो है उन्होंने बताया कि मतलब उनको हमने कुछ सवाल पूछे थे, तो उनकी जो है अच्छी समझ थी माहवारी पे और स्वच्छता पे, जो कि बेसलाइन में 56% थी। ऐसे अनीमिया के बारे में हमने उन्हें बताया था, क्योंकि यहाँ अनीमिया अमंग अडोलेसेंट गर्ल्स बहुत हाई है। तो 89% लड़कियां जो थी उन्होंने कहा, उनको जानकारी थी अनीमिया की, अगेंस्ट 47%। तो ये मैं कुछ डेटा आपके सामने रख रही हूँ। लक्ष्मी जी, आपका काम बहुत ही कमेंडेबल है, और आपके इस काम के बारे में सुनकर हमारे ऑडियंस भी बहुत मोटिवेटेड रहेंगे। यू आर डेफिनेटली इंस्पायरिंग अदर्स एंड योर टीम ऑल्सो। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपके जो स्ट्रैटेजीज एंड प्रोग्राम्स जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन रन करता है, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? जी। तो हमारा जो लड़कियों के साथ काम है वो 6 से 18, इनफैक्ट हम वैसे तो हम अर्ली चाइल्ड केयर से शुरू करते हैं काम करना। तो अर्ली चाइल्ड केयर में हम जो है एक से लेकर हम मतलब 1 साल से 5 साल तक तो हम उनके साथ जो है प्री स्कूल पे काम करते हैं। और उसके बाद 6 to 18 से जो उम्र की जो लड़के लड़कियां हैं उनके साथ हम एजुकेशन पे और एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। तो इसमें हम 2-3 तरीके से काम करते हैं। पहला तो हम काम करते हैं जो है वो लर्निंग गैप ब्रिज करने का, यानी ब्रिजिंग द लर्निंग गैप, एक हमारी स्ट्रैटेजी है उसमें से, जिसमें हम
दो तरीके से अगेन काम करते हैं। उसमें हम आउट ऑफ स्कूल बच्चों के साथ भी काम करते हैं और इन स्कूल बच्चों के साथ भी काम करते हैं। तो जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि 6 से 14 साल के जो भी बच्चे अगर किसी गांव में आउट ऑफ स्कूल हैं, उनको या तो हम सरकारी स्कूल से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जो उनकी ज्योग्राफी है या जिस जगह पे वो रहते हैं वहां से स्कूल आना मुश्किल है, तो वहां पर हम ऐसे ब्रिज स्कूल्स चलाते हैं ताकि कुछ साल बच्चा वहां पढ़े और फिर वो गवर्नमेंट स्कूल में मेन स्ट्रीम हो जाए। तो एक हमारा जो है ये काम हम करते हैं आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए, वो है रनिंग शिक्षा केंद्र या ब्रिज स्कूल्स एंड रेजिडेंशियल लर्निंग कैंप्स। तो एक तो काम ये करते हैं। जो इन स्कूल है, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में, ये हमारा गवर्नमेंट स्कूल में काम जो है ये हमारा 2019 से शुरू हुआ। हालांकि आउट ऑफ स्कूल बच्चों के साथ तो हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ हमारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों के साथ, उसके आधार पे हमें लगा कि अब हमें इन स्कूल बच्चों के साथ भी काम करना चाहिए। हम इन स्कूल में ज्यादा जो हमारा फोकस है वो प्राइमरी एजुकेशन पे है हमारा, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो प्राइमरी एजुकेशन का है। तो इसमें अगेन हम 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, पहली से जो पांचवी और फिर उसके बाद पहली से पांचवी जो है उन बच्चों के साथ हम जो है ज्यादा अगेन बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स पे काम करते हैं। और हमारा जो फोकस होता है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे होता है, कि कैसे बच्चों को मजा आए। क्योंकि जो एक बड़ा गैप हमने स्कूल में देखा है वो ये कि बच्चों को कुछ गतिविधियां नहीं कराते, बस पढ़ा देते हैं, या और कई बार वो रोट लर्निंग हो जाता है, समझ में भी नहीं आता है बच्चों को। तो हमारा फोकस रहता है, हमारा जो अनुभव रहा है शिक्षा केंद्र का जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों का, उसकी जो पेडागोजी है हमारी, उसी को हम फॉलो करते हैं। क्योंकि हमारे इतने साल की बहुत अच्छी एक्टिविटी बेस्ड और पार्टिसिपेटरी पेडागोजी जो बनी हुई है उसको हम फॉलो करते हैं उसमें, ताकि बच्चे जो है उनको पढ़ने में मजा आए। ये भी करते हैं कि जो कई लड़कियां हैं जो छूट गई हैं, अब वो स्कूल में तो नहीं आ सकती, तो ओपन स्कूलिंग एक ऑप्शन है जो कि बहुत आसान है, उनको मदद करते हैं फॉर्म सॉर्म भरने में। कुछ लड़कियों को हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वाला जो प्रोग्राम है सरकार का, उससे भी जुड़वाते हैं। तो बेसिकली वी सपोर्ट गर्ल्स टू कंटिन्यू एजुकेशन, खासतौर पे जो पोस्ट प्राइमरी एजुकेशन है लड़की की, उसमें एक जो काम हम करते हैं वो है बड़ा लाइफ स्किल एजुकेशन में। वो को मैं बाद में आप उस पर आती हूँ। कम्युनिटी एंगेजमेंट हमारा स्कूल में एक हमने बहुत हमें लगा कि क्योंकि हमारा काम ज्यादा, ये हमारी मतलब आप कह सकते हैं कि हमारा ये बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा काम है, वो है कम्युनिटी एंगेजमेंट का। क्योंकि सेवा मंदिर में जो भी काम होता है वो कम्युनिटी सेंट्रिक होता है, और इसी के लिए हम जाने भी जाते हैं। तो हमारा ये हमने देखा कि जो जब हमने गवर्नमेंट स्कूल में शुरू किया काम, तो एक चीज जो हमने नोटिस की थी वो थी कि जो स्कूल है और समुदाय है या कम्युनिटी है, उनके बीच में कोई जुड़ाव नहीं था। स्कूल जो है उनको कोई मतलब नहीं है पेरेंट्स को, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा। और पेरेंट्स को भी ये लगता है कि स्कूल तो सरकारी है और सरकारी टीचर जाने, और ये हमारा कोई लेना नहीं। तो एक जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो हम गवर्नमेंट स्कूल में काम करने की, वो ये कि कैसे कम्युनिटीज को स्कूल के पास लेके जाए और स्कूल को कम्युनिटीज के पास लेके जाए, जिससे कि कम्युनिटीज ये समझ सके कि क्या बच्चे स्कूल में हो क्या रहा है, क्या टीचर्स आ रहे हैं रेगुलरली, क्या उनको सही तरह का मिड डे मील मिल रहा है कि नहीं, क्या कोई और इश्यूज हैं क्या, या टीचर्स, क्या कम्युनिटी किसी तरह का कंट्रीब्यूशन कर सकती है कि अगर मान ली जाए छत लीक कर रही है या बाउंड्री वॉल टूट गई है, तो क्या कुछ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या। हर बार वो या ये सोचे कि सरकार ही करेगी, पर उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़े उसमें। और साथ ही टीचर्स ये सोचते हैं कि ये तो माता पिता है, अनपढ़ है, इनको कुछ नहीं आता है, तो कैसे ये कि आप अगर उनसे बातचीत करेंगे तो शायद वो और अच्छे से बच्चों की तरफ भी ध्यान दे पाए, आपको स्कूल में भी मदद कर पाएंगे। तो ये हमारी एक हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज के साथ भी काम कर रहे हैं। एक एक काम जो हम कर रहे हैं स्कूल्स में वो है इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट का, जिसमें हम वॉश इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा फोकस है। क्योंकि हमने देखा था कि हमने जब अपना स्टडी किया था स्कूल का, तो उसमें हमने देखा था कि स्कूलों में, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत खराब है, पानी नहीं है, टॉयलेट्स तो आप बहुत ही खराब स्थिति है। तो कैसे उसको बेहतर किया जाए, तो जहां जहां भी हम स्कूलों में काम कर रहे हैं वो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट पे हम काम कर रहे हैं। कुछ तो हम अपने लेवल पे कर रहे हैं और कुछ हम कोशिश कर रहे हैं पंचायत से मोबिलाइज करवाने का। और साथ साथ में हम स्कूल में कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, तो कैपेसिटी बिल्डिंग हम क्योंकि टीचर्स तो सारे ट्रेंड है, पर हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो प्राइमरी स्कूल के लेवल के टीचर्स के साथ है, जो कि हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ की शिक्षा को कैसे आप रुचिकर बनाएं, उस पर हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। तो एक तो हमारी स्ट्रैटेजी मैंने आपको ये बताई।
दूसरा एक हमारा जो सेकंड जो स्ट्रैटेजी हमारी वो है अडोलेसेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट की। तो अडोलेसेंट और यूथ एम्पावरमेंट में भी अडोलेसेंट के साथ भी हम कई सालों से काम कर रहे हैं, और इसमें तो ओवर द इयर्स जो हमने काम किया उससे हमने ये सीखा कि जो लड़के और लड़कियां हैं, अगर आपको उनको जोड़ना है, युवा लड़कियां या किशोर लड़कियां या लड़कियों, तो उनको आपको कोई और नए तरीके सोचने पड़ेंगे। तो ऐसे ही हमने फिर ये हमने भी सीखा और हमने स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कराया लड़कों के साथ लड़कियों के साथ। तो आज हमारे यहाँ 60 विलेजेस में, और जहां जहां हम गवर्नमेंट स्कूल्स में काम कर रहे हैं वहां पर हम लड़कियों को, जो अडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज हैं और यूथ है, उनके साथ हम जो है स्पोर्ट्स प्रमोट करते हैं। आइडिया ये है कि इसका आइडिया ये है कि दोनों खेले, घर से बाहर निकले लड़कियां, आपस में मिल के खेले लड़कियां लड़कियां, तो जेंडर के जो इश्यूज होते हैं वो भी कई हद तक रिजॉल्व हो जाते हैं, और प्लस कई लाइफ स्किल्स भी सीखते हैं और कंस्ट्रक्टिवली इंगेज भी होते हैं। तो एक तो ये करते हैं, और एक हमने जैसे मैंने कहा लाइफ स्किल्स पे हमारा काम होता है, जिसमें हम लड़के लड़कियों के लिए युवा मंच बनाते हैं। युवा मंच मतलब हम उनमें कि हम हर महीने वो एक मंच होता है जहाँ पे लड़कियां लड़कियां आते हैं हर महीने। एक गांव में एक मंच होता है ऐसा, या ज्यादा हो सकते हैं, और उसमें वो आते हैं और बैठ के अपनी बातें करते हैं, और उनके साथ हम जैसे मैंने कहा 3 मुद्दों पे हम ट्रेनिंग करते हैं, जेंडर पे, फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी पे, और सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। इस पे हमने अपने मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं जिसपे हम इनकी क्षमता क्षमताएं बढ़ाते हैं। तीसरा हमारी जो स्ट्रैटेजी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है हमारे लिए, वो है कम्युनिटी एंगेजमेंट। जैसा मैंने उसमें ऊपर भी कहा, ये हमारा क्रॉस कटिंग है, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी गांव में हम काम करते हैं वहां पे एक गांव का वो समूह होना चाहिए, ग्राम समूह बनाते हैं, और वो समूह के साथ बातचीत करते हैं कोई भी इंटरवेंशन करने से पहले। अगर मान लीजिए हमको कोई शिक्षा केंद्र या ब्रिज स्कूल चलाना है किसी गांव में, तो हम गांव वालों से पूछते हैं कि अच्छा आप सर्वे करके दीजिए, बताइए कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। फिर ये कहाँ पे चलेगा, गांव वाले ही अपनी जगह देते हैं वहां पे चलाने के लिए। और फिर टीचर कौन होगा, उसमें भी हमारे जो गांव के जो लीडर्स होते हैं वो हमारे साथ वो बताते हैं कि भाई ये लोग गांव में ऐसे पढ़े लिखे लड़के या लड़कियां हैं जो आप जिनको आप ट्रेन कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मान लीजिए फिर तो सेंटर उनका हुआ, बच्चों का सर्वे वो करते हैं, फिर मॉनिटरिंग भी उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सेंटर चल रहा है तो उसको मॉनिटर कौन करेगा। तो आपके गांव में हम यहाँ से रोज इतना दूर, अब हमारे गांव तो यहाँ से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर है, रोज तो यहाँ से कोई व्यक्ति अगर स्टाफ भी है तो रोज तो नहीं जा सकता। तो वो कैसे कम्युनिटी मॉनिटरिंग करे, देखे कि ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये एक हम तो इसलिए हम एंगेज कम्युनिटी को एंगेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम करते हैं ताकि उनकी ओनरशिप बढ़े इंटरवेंशन में। और स्कूल्स पे हम अभी स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज, क्योंकि हमने इस पे देखा है कि स्कूल मैनेजमेंट कमिटी सिर्फ कागजों में ही है, तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ट्रेनिंग्स करते हैं, उनको बताते हैं कि उनका क्या रोल है, ताकि वो जो भी स्कूल में अपनी जिम्मेदारी और अच्छे से निभा पाए। तो ये मोटा मोटा हमारा 3 स्ट्रैटेजीज है। लक्ष्मी जी, अ, हम्म। जब हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी ओनरशिप और इन्वॉल्वमेंट के बारे में, तो मैं जी। ये जानना चाहती हूँ कि जब फील्ड में आपकी टीम या आप काम करते हैं तो आपको बैकलैश मिलता होगा पेरेंट्स के माइंडसेट को लेकर, जहाँ पर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ा के कोई फायदा नहीं है। तो आप इसके ऊपर कैसे काम करते हो? तो गुड गुड क्वेश्चन। तो ये ना, देखिए ये ना ऐसी चीज है जिसपे एक तो क्योंकि हम बहुत पुराने हैं मैम, वी आर 55 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन ना, सो तो जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, कुछ कम्युनिटीज तो ऐसी हैं जहाँ पे हम काफी सालों से हैं, और कुछ जगह हम नए हैं। पर एक चीज जो हमने इतने सालों में काम की, तो कैसे कम्युनिटीज के साथ संबंध बनाना है। तो जो हमको दिक्कत कम्युनिटी से आती है, जैसे आपने कहा, वो है जब माइंडसेट पे बात करते हैं हम। तो जब हम अर्ली मैरिजेस पे बात करते हैं पेरेंट्स के साथ, तो ये दिक्कतें आती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी लड़की भाग जाएगी। इनफैक्ट हमको, मुझे याद है एक हमने किया था खिरवाड़ा में प्रोजेक्ट, उसमें हमने जब कंसल्टेशन किया था पेरेंट्स के साथ, तो इतना हल्ला किया था उस बैठक में पेरेंट्स ने। उन्होंने कहा आप तो बोल देते हो आके कि भाई पर, तो इस पे फिर इनफैक्ट हमें, मुझे याद है उस गांव में करीब उसमें 5-6 गांव के लोग थे, महिला पुरुष, और उन्होंने कहा कि उनके किसी एक गांव से लड़की भाग गई थी, 2-4 लड़कियां भाग गई थी इनफैक्ट। तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह से उन्होंने अपने गांव की लड़कियों को बड़ी क्लासेस में भेजना ही बंद कर दिया, पूरे के पूरे गांव ने भेजना बंद कर दिया। तो हमको बहुत सारी बैठकें करनी पड़ी थी उन गाँव में। तो इसमें हमारा जो अप्रोच रहता है मैडम, वो यही रहता है ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द कम्युनिटी, दैट इज ऑफ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन विद द कम्युनिटी।
कोई और तरीका तो नहीं है, लगातार बातचीत और संवाद हम बहुत बार बैठ के करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, अगर कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं तो उनके घरों में विजिट भी करते हैं, ताकि फिर उनसे बातचीत करी जाए। बात एक कई बार हम जो ओपन प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ हर गांव में हर महीने बैठ के होती हैं, तो उसमें ये बातचीत होती है। वहां पे फिर लोगों के साथ वाद विवाद भी होता है, लोग अपने पक्ष रखते हैं, हम अपना पक्ष रखते हैं। कोशिश रहती है कि लोगों को समझाएं, और उनमें से कई ऐसे ग्रुप लीडर्स होते हैं जो समझदार होते हैं, फिर वो हमारी बात को आगे लेके जाते हैं। तो ये इस तरह से हम कोशिश करते हैं। और दूसरा ये भी है कि जितने भी माइंडसेट वाले इश्यूज हैं मैडम, हमारा ये मानना है कि ये 1 साल का ऐसा नहीं है कि आप गए और 2 मीटिंग में गए, आपको कम से कम 2 साल 3 साल 5 साल लगातार इन मुद्दों पे काम करना पड़ता है, तब जाके लोग थोड़ा समझते हैं। तो एक हमारी स्ट्रैटेजी ये भी रहती है कि हम जब सोशल इश्यूज पे काम करें, थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन रखें। ये नहीं सोचे कि हम 2 मीटिंग कर लेंगे 3 मीटिंग कर लेंगे। तो और दूसरा, उसके लिए हमको मल्टी सेक्टोरल अप्रोच भी अपनाना पड़ेगा। हमको जो मतलब हमको उस पे युवाओं से भी बात करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अर्ली मैरिज है, उसमें हमको लड़कों लड़कियों से भी बात करनी पड़ेगी, माता पिता से भी बात करनी पड़ेगी, कास्ट पंचायत से भी बात करनी पड़ेगी, पंचायत से। तो ये कोशिश करते हैं हम कि सभी स्टेक होल्डर से कैसे इस पे बात करें, उनको अलग अलग तरीके से बताएं कि कैसे ये उनके जीवन में प्रभाव डालता है। तो ये कोशिश रहती है हमारी। और जैसा मैंने कहा कि कम्युनिटी ओनरशिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने पहले भी कहा, जैसे हम कोई सेंटर रन करते हैं तो उसमें पूरा कम्युनिटी का कॉन्ट्रीब्यूट। अभी जैसे स्कूल्स में हम काम कर रहे हैं, तो हमने स्कूल्स में हम पेरेंट्स को स्कूल में लेके आ रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए आके स्कूल। कहीं तो पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल आके देखे भी नहीं, तो कोशिश कर रहे हैं कि वो स्कूल की उनको विजिट कराएं, कुछ कुछ पेरेंट्स जो लीडर्स हैं, ताकि वो आके देखे तो सही कि उनका बच्चा कहाँ आके पढ़ता है, किस तरह की सुविधाएं हैं उनके स्कूल, कौन टीचर्स हैं। सिर्फ कुछ 15 अगस्त और 26 जनवरी में ही लोग आके तो थोड़ी देर मिलते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है स्कूल्स में। तो ये सो रेगुलर मीटिंग विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी एक हमारा एक स्ट्रैटेजी है। कम्युनिटी मॉनिटरिंग हमारा बहुत ओनरशिप के लिए एक स्ट्रैटेजी है कि कम्युनिटी को मॉनिटर करने के लिए कहें कि कुछ लोग जो है हमारे जो विलेज ग्रुप्स के लीडर्स हैं वो आके मॉनिटर करें रेगुलरली क्या हो रहा है, एंड साथ साथ में कंट्रीब्यूट भी करें। कंट्रीब्यूट इन द सेंस कि अगर कुछ है छोटा मोटा काम कराना है स्कूल में, या बच्चों के लिए पानी की सुविधा करानी या बिजली की सुविधा करानी है स्कूल में, तो कम्युनिटी वाले भी मदद करें टीचर्स की। ना कि सिर्फ ये कहें कि सिर्फ समस्या है। इस तरह के, तो इस तरह की कुछ चीजें करते हैं मैडम हम कम्युनिटी ओनरशिप के लिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे सकती हूँ कि अभी हमने स्पोर्ट्स में अभी हम जैसे यूथ के साथ हम एंगेज करते हैं, अडोलेसेंट गर्ल्स और अडोलेसेंट एंड यूथ के साथ हमने स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड हमने बनाए हैं अभी 60 गाँव। तो कई जगह जो स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड थे वहां पे हम गए, तो जगह ही नहीं थी प्लेग्राउंड, क्योंकि तो गांव वालों ने कहा कि यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है, पर कुछ लोगों ने कहा यहाँ जगह है लेकिन वहां पे लोगों के कब्जे हैं, इनक्रोच्ड है वो लैंड। तो फिर हमको बहुत गांव वालों ने फिर कहीं बैठ, क्योंकि उनको समझ में आया कि क्यों स्पोर्ट्स जरूरी है, दूसरे गांव में स्पोर्ट्स अच्छा चल रहा था, उनको वहां विजिट कराई। तो उसके बाद फिर लोगों ने जो है खुद से मिल के जो 4-5 लोगों के कब्जे थे उनसे बात करी, और स्पोर्ट्स ग्राउंड में से कब्जे हटाए, और फिर वहां पे स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने में हमारी मदद करी। तो ऐसे कई चीजें हैं जो हम कोशिश करते हैं कि जिससे फिर कम्युनिटी ओनरशिप और इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। लक्ष्मी जी, आपने फील्ड में इतने साल काम किया है, तो आपका कुछ ऐसा अनुभव या ऐसे कुछ सक्सेस स्टोरी, ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहेंगी? जी जी। तो मैं आपके सामने दो उदाहरण रखना चाहूंगी। ये अभी हाल ही के उदाहरण है इसलिए मैं ये रख रही हूँ आपके सामने। है वो एक आदिवासी गांव की लड़की है, ये हमारे शिक्षा केंद्र में पढ़ी 4 साल, और इसका जो उसके बाद जो है इसको करीब 50 किलोमीटर ट्रैवल करके ये आगे की पढ़ाई के लिए जाती थी। लेकिन इसने अच्छे से 12वीं भी किया, फिर ग्रेजुएशन किया, और अभी ये पंजाब नेशनल बैंक है वहीं पे ब्लॉक में, वहां पे काम करती है ये। और इसको 25,000 रुपये महीने ही कमाती हैं। और क्योंकि ये गांव की एक आदिवासी लड़की है, तो ये हम कई बार इनको केंद्र पे बुलाते हैं ताकि ये बच्चों से बात कर सके कैसे इन्होंने मतलब स्कूल में हमारे ब्रिज स्कूल में पढ़ी, और उसके बाद आगे की पढ़ाई में कैसे स्ट्रगल किया, लेकिन कंटिन्यूअसली पढ़ाई रखी। एक और अभी अभी हाल ही में हमारे यहाँ हमने जो जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हम काम करते हैं वहां पे हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में फैसिलिटेटर्स रखे हैं हमारे, जो कम्युनिटी वॉलंटियर्स जिन्हें आप कहते हैं, तो उनको हम शिक्षा सहायक कहते हैं। तो ऐसी एक शिक्षा सहायक है, ये 24 साल की हैं, ये हमारे साथ ये गवार स्कूल में पढ़ा रही हैं 2 साल से ये। और ये अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं। अभी इनकी शादी हो गई थी जब ये 10वीं में पढ़ रही थी, और इनके हस्बैंड बहुत शराब पीते थे और बहुत इनके साथ मारपीट करते थे। तो ये ज्यादातर कई बार ये अपने माँ बाप के साथ
पास वापस आ जाती थी। तो फाइनेंशियल चैलेंजेस भी थे, लेकिन फिर बीच में इनके पेरेंट्स के साथ रही ये, आती जाती रहती थी, और इसके साथ ही इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वहाँ पे काम किया ताकि थोड़ा आगे की पढ़ाई कर सकें। और उसके बाद अभी ये फिलहाल जो है काफी मतलब इनको हमने फिर अपने यहाँ शिक्षा सहायक के रूप में काम कर रही हैं अभी ये। और अब इन्होंने अपना एमए भी कर लिया है, और फिलहाल ये बीएड कर रही हैं। और अभी क्योंकि इनका इतना स्ट्रगल रहा, तो हमने जो है हमने मदद की इनको एक फेलोशिप में अप्लाई करने के लिए, श्रीकांत जोशी शोला फेलोशिप करके है, जिसमें अभी इनको 1 लाख रुपए मिले स्कॉलरशिप फेलोशिप के आगे की पढ़ाई के लिए। तो ये आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रही है और हमारे साथ अभी शिक्षा सहायक के रूप में जुड़ी हुई है। तो लक्ष्मी जी, जो लोकल वॉलंटियर्स होते हैं फील्ड में, तो उनका क्या रोल होता है आपके साथ काम करने में? जी जी। तो एक तो हमारे यहाँ जो लोकल वॉलंटियर्स हैं वो है हमारे जो जो जिनको हम पैरा वर्कर्स भी कहते हैं। हम्म। सुनिए जी, पैरा वर्कर्स मतलब इनको हम बहुत छोटा सा स्टाइपेंड देते हैं, लेकिन ये हमारे गांव के ही होते हैं ये। तो जैसे हमारे जो शिक्षा केंद्र है उसको हम चलाते हैं, अनुदेशक है, हमारी शिक्षा सहायिका है, हमारे यूथ प्रोग्राम में वहीं के गांव के यूथ होते हैं जिनको बोलते हैं यूथ फैसिलिटेटर्स। फिर हमारे यहाँ यूथ प्रोग्राम में हम पीयर लीडर्स भी रखते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये जो है ये लोकल वॉलंटियर्स जुड़े रहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो है हर गांव में एक कमेटी होती है, मतलब सेवा मंदिर में हम जो भी काम करते हैं तो एक विलेज ग्रुप होता है, उसकी कमेटी होती है, उसमें गांव के लोग ही होते हैं, महिला पुरुष। और वो जो कमेटी होती है उसका काम होता है कि जो भी काम गांव में होगा उसमें वो उसका पूरा मैनेजमेंट मॉनिटरिंग वो देखेंगे, उसका सुपरविजन पूरा वो देखेंगे। तो ये लोग हमारे साथ, ये जो कमेटी होती है उसकी भी हम ट्रेनिंग करते हैं कि ये कैसे आप हमारे साथ मिलके काम करेंगे, आपकी क्या जिम्मेदारी होगी। तो दो तरह से हमारे यहाँ कम्युनिटी वॉलंटियर्स आप देख सकते हैं, लोकल वॉलंटियर्स। एक तो हम उनमें से कई वॉलंटियर्स हमारे साथ काम करते हैं पैरा वर्कर के रूप में, और कुछ लोग जो है वो वॉलंटरी हमारे साथ पूरी तरह से वॉलंटरी जुड़े होते हैं, जो कि गांव के विलेज लीडर्स होते हैं। इन दोनों का रोल हमारे यहाँ होता है, जिसमें तो जो जो हमारी लोकल वॉलंटियर्स हमारे साथ काम करते हैं, जैसे जो शिक्षा केंद्र के अनुदेशक हैं, उनका काम होता है स्कूल जो शिक्षा केंद्र है उसको रन करना। शिक्षा सहायक जो है स्कूल में है वो भी लड़कियों के साथ लड़कों के साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, लाइफ स्किल एजुकेशन देना, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए युवा मंच बनाना, फिर कम्युनिटीज के साथ सेंसिटाइजेशन पे काम करना। तो ये सारा काम जो है ये लोग करते हैं। और जो ये साथ साथ में जो ये दूसरे वॉलंटियर्स होते हैं, जो जैसे जो कमिटी के लोग हैं, गांव के लोग हैं, पीयर एजुकेटर्स हैं, वो भी हमारे साथ जो है, जो भी हम मीटिंग्स करते हैं उनमें जो है फिर ये जो हम उनको सिखाते हैं फिर ये जाके वहां पर गाँव में बताते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये वॉलंटियर्स गर्ल्स एजुकेशन में जुड़े रहते लक्ष्मी जी, जब आप गर्ल्स के साथ काम करते हैं, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कई लड़कियां जो है उनमें कॉन्फिडेंस लेवल कम होती है और वो शर्माती होंगी अपने बात को आगे रखने के लिए। तो आप एकेडमिक्स के अलावा क्या हैं। जी अदर जी लाइफ स्किल्स इनको सिखाते हैं जिससे इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े? जी। तो जैसे मैंने कहा मैम, हम एक तो एकेडमिक्स के साथ साथ हमारा जोर लाइफ स्किल्स पे रहता है। तो लाइफ स्किल्स में हम दो तरीके से हम लाइफ स्किल एजुकेशन देते हैं। एक तो हम इनके लिए युवा मंच बनाते हैं या यूथ फोरम्स बनाते हैं, जहाँ पे ये लड़के लड़कियां आते हैं हर महीने और अपने इश्यूज पे बात करते हैं। और वहाँ पे हमारे जो यूथ फैसिलिटेटर्स हैं या हमारे जो ये विलेज बेस्ड शिक्षा सहायक हैं, टीचर्स हैं, वो मदद करते हैं इनको। तो एक तो ये इनके लिए युवा मंच हमने बना रखे हैं, या किशोरी मंच, किशोर मंच कह सकते हैं आप इनको, जहाँ पे लड़के लड़कियां, आइडिया ये है कि ये लोग आए और आपस में बात करें क्या हमारी समस्या है, ताकि थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े अपनी बात को रखने का, अपनी इश्यूज को रेज करने का। एक तो काम ही मेरी। दूसरा काम हम जो करते हैं, जो मैंने पहले कहा, वो है स्पोर्ट्स, एंगेजिंग थ्रू स्पोर्ट्स। ये हमारा काम जो है ये बहुत अच्छा हमारा हमें इसके रिजल्ट्स मिले। मतलब हमने शुरुआत की थी फुटबॉल से। तो जब हमने शुरू किया था तो हम, क्योंकि हम लड़के लड़कियां जो हैं वो दोनों को फुटबॉल खिलाते हैं, जो यंग जो 14 से 18 साल के लड़के और लड़कियां हैं उनके साथ। और इसमें हम जो है उनके वहां पे हमने ग्राउंड्स भी बनवाए हैं। गांव में कई जगह ग्राउंड्स ऑलरेडी हैं, तो आइडिया ये है कि वहां पे हम एक लोकल फैसिलिटेटर को एज अ कोच
भी ट्रेन करते हैं ताकि वो इनको सिखा सके कि गेम कैसे अच्छे से खेलते हैं। तो एक तो आइडिया ये नहीं है कि गेम मतलब वो स्पोर्ट्स सीखें, स्पोर्ट्स तो वो सीखते ही हैं, लेकिन आइडिया ये है कि स्पोर्ट्स खेलते वक्त, और ये ग्रुप स्पोर्ट्स है, टीम स्पोर्ट्स है, तो आइडिया ये है कि कैसे चाहे वो वॉलीबॉल खेले या फुटबॉल खेले, तो वो कैसे एक तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो कैसे टीम स्पिरिट सीखे या लीडरशिप स्किल्स, कॉन्फिडेंस बढ़े उनका। कई बार हम लड़के लड़कियों के मैचेस भी कराते हैं, तो ताकि एक दूसरे के प्रति उनकी रिस्पेक्ट, जो जेंडर वाली बात है ना कि भाई, क्योंकि लड़के लड़कियां जो है, कई बार आता है कि भाई लड़कियां लड़के जो है इस उम्र में छेड़ने लगते हैं लड़कियों को, या अच्छे से बात नहीं करते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ जब खेलते हैं तो वो एक दूसरे को और समझने लगते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म हो जाता है जहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर पाते हैं। तो ये स्पोर्ट्स वाला एक हमारा जो है वो एंगेजमेंट, जो बच्चों के साथ हम जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में, हमें लग रहा है स्पोर्ट्स के माध्यम से हम काफी हद तक हम लड़के लड़कियों के बीच की दूरी को पूरा तो नहीं मिटा सकते ऑफ कोर्स, पर ऐसा लगता है कि जो बच्चे रेगुलर स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके बीच में एक अच्छी समझ बन जाती है, लड़के लड़कियों में एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी बन जाती है। इनफैक्ट हमने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं जहाँ लड़के जो है, जिनको लड़कियों को अगर उनके पेरेंट्स नहीं खेलने दे रहे तो वो जाके बात भी करते हैं पेरेंट्स से कि भाई आप इनको खेलने दीजिए। तो इस तरह का एक, और दूसरा ये भी है कि जब लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं, हमने देखा जब नए नए में हमने उनको शॉर्ट्स और निकर्स उन्होंने पहने, तो गांव में एक हमें डर था कि कहीं रिटेलिएशन, मतलब लोग ये ना कहे कि ये क्या पहना दिया आपने लड़कियों को। लेकिन शुरू शुरू में थोड़ा विरोध भी किया पेरेंट्स ने, हमने समझाया कि गेम खेलते वक्त इसमें किस किस तरह से आसानी होती है, और दोनों की ड्रेस क्यों एक जैसी होनी जरूरी है। तो जब इस तरह से भी लड़कियां खेलती हैं जब स्पोर्ट्स की ड्रेस में, तो एक मतलब अच्छा माहौल बनता है गाँव में। पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि हमारी लड़कियां भी देखो फुटबॉल खेल रही हैं गाँव के उस रिमोट इलाके में। तो ये एक स्ट्रैटेजी हमारी, इससे हम हमारा मतलब कोशिश है हमारी कि कैसे इससे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप्स को मिटा पाए। और साथ में एक बड़ा चीज जो हम कर पाए हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं हम, वो ये कि गांव में जो युवा लड़के और लड़कियां हैं आज, उनको वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं, उनको हमें लगता है कि पता नहीं है क्या करना है, क्योंकि स्कूल में मजा नहीं आ रहा है, पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है, घर में गरीबी है, तो समझ नहीं आता है कि मजदूरी पे जाएं, स्कूल जाएं। और कई बार लड़के लड़कियां जो हैं वो, मतलब आदतें जो है उनकी खराब हो जाती है कई बार, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब। तो ये स्पोर्ट्स एक माध्यम हमने देखा है, जो बच्चे रेगुलर इसमें एंगेज रहते हैं तो उनको ये सब्सटेंस अब्यूज से भी वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं, मतलब उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिला है। एक चीज जो हम करते हैं वो है सेंसिटाइजेशन ऑन जेंडर इश्यूज। तो इसमें हमने अभी पिछले 2 साल, 2 साल के 2 साल, पिछले 2 साल से हमने टीचर्स के साथ जेंडर ट्रेनिंग शुरू करी है, क्योंकि हमें लगा कि आप अगर टीचर्स इन मुद्दों को नहीं समझेंगे तो वो लड़कियों से कैसे बात करेंगे, जो बड़ी लड़कियां हैं जो 8वीं के बाद स्कूल छोड़ देती है। तो टीचर्स का खुद का इस पे सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है, और साथ साथ में हम जो गांव के जो महिला पुरुष हैं और यूथ हैं उनके साथ भी जेंडर इश्यूज पे बात करते हैं। एक जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं वो है रोल मॉडल्स के माध्यम से। मतलब हमने हमारे जो काम है सेवा मंदिर में, सभी काम जितने भी काम हम करते हैं अलग अलग तरह के, मुझे लगता है सेवा मंदिर के पास एडवांटेज भी है क्योंकि हम बहुत सारे थीम्स में काम करते हैं। तो बहुत सारे थीम्स में हमें कम्युनिटी फ्रंटलाइन वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। तो हमने अभी सेवा मंदिर में हमारा ये कोशिश रहती है कि हम ज्यादातर जो फ्रंटलाइन लीडर्स हैं उसमें हम लड़कियों को और महिलाओं को बढ़ावा दें, युवाओं को बढ़ावा दें, ताकि ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे जैसे मैंने हमारे यहाँ डिजिटल सखीज हैं जो फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी पे काम करती हैं, बालवाड़ी संचालिकाज हैं जो चाइल्ड केयर सेंटर्स चलाती हैं, यूथ फैसिलिटेटर्स हैं, ये सारे गांव के लड़के लड़कियां या महिला पुरुष है। तो ऐसे लोगों को जब वो काम करते हुए देखते हैं गांव के लोग, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन होता है, एक अच्छा उदाहरण पेश होता है गांव के लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो ये एक हमारा बहुत, मतलब रेजिंग विमेन लीडर्स, ये हमारी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी हमें लगता है, जिससे हमको मदद मिलती है लोगों को ये समझाने में कि महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। एक जैसे मैंने पहले बताया कि हम स्कूल्स में जब भी जहाँ भी काम करते हैं, या चाहे वो आउट ऑफ स्कूल बच्चों के साथ हो या इन स्कूल में, वहाँ पे काउंसलिंग, पेरेंट्स के साथ हमारा रेगुलर बैट मीटिंग्स करते हैं हम और काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि स्कूल चलाने के बाद भी हमारे अपनी सेंटर्स पे भी हमने देखा है कई बार लड़के लड़कियां लड़के रेगुलर नहीं आते हैं स्कूल्स में, तो उनके साथ लगातार बातचीत करनी पड़ती है, पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि वो बच्चों को भेजें स्कूल। एक ये हम
काम करते हैं। और साथ साथ में जैसे मैंने पहले बताया, हम ये मानते हैं कि अगर आपको लड़कियों की शिक्षा पे काम करना है तो सोशल इश्यूज को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हमारे एरियाज में जैसे मैंने कहा अर्ली मैरिज है, और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो है ही है, आपस में भेदभाव लड़के लड़कियों का वो तो है ही। पर इसके साथ साथ बाल विवाह हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा, बाल विवाह नहीं, अर्ली मैरिज रादर। और ये हमारे यहाँ इनफैक्ट हमारे कुछ एरियाज में आटा साटा की एक कस्टम है। आटा साटा में मतलब ये होता है कि मैं आपको अपनी लड़की दूंगा तो आप अपना लड़का मुझे मुझे दोगे। तो दो परिवारों के बीच में एक्सचेंज ऑफ ब्राइड्स होता है। और इसमें क्या होता है कई बार कि भाई छोटे के साथ बड़े के साथ छोटी की भी शादी हो जाती है, कंसेंट नहीं होता है कई बार। अ, तो ये कई बार ये प्रैक्टिसेस के कारण जल्दी शादियां हो जाती हैं, कंसेंशुअल नहीं होती है मैरिजेस, खर्चा कम होता है इसलिए माँ बाप कर देते हैं, या डाउरी कम देनी पड़ेगी इस चक्कर में भी शादी कर देते हैं। और इसके कारण हमने अभी भी देखा है कि कई बच्चे बच्चियां जब इस तरह की शादी हो जाती है तो उसके बाद वो नहीं रहना चाहते हैं साथ में अब, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी मर्जी से नहीं हुई, हमारी शादी जबरदस्ती हो गई। तो इसकी भी बहुत सारी चीजें देखने को, पढ़ाई छूट जाती है उनकी। तो इस तरह के इश्यूज भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसके लिए हम अब लगातार कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, कास्ट पंचायत के साथ और इसके साथ बातचीत कर रहे हैं। हम इसका हल नहीं निकाल पाएंगे, देखिए हम इस मुद्दे पे आटा साटा या अर्ली मैरिज पे, पर हमारी कोशिश है कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज से हम कुछ जगह हम जैसे कई एरियाज में हम जो है अब देख रहे हैं, बहुत साल हो गए जहाँ, जैसे हमारा खेरवाड़ा का इलाका है या झाड़ू, वहां पे अब लड़कियां, माँ बाप समझने लग गए हैं वहां पे, फिर भी लड़कियों को शादियां देर से कर रहे हैं। कुछ कुछ इलाके जहाँ हमारा काम नया है, हमें दिख रहा है कि वहां तो अभी भी पेरेंट्स जो है वो अपनी बच्चियों की शादी करा देते हैं। तो ऐसे अलग अलग हमारे यहाँ रिजल्ट्स, इतना आसान नहीं होता इसमें काम करना, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पे लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म से बातचीत करते रहे। एक जो सोशल इशू हमारे यहाँ है वो है ट्रैफिकिंग ऑफ यंग गर्ल्स। इनफैक्ट हमारे यहाँ ट्राइबल बेल्ट में ये एक नई सोशल इशू है जो खास तौर पे कोविड के बाद बढ़ गई है। लड़कियों को जो है वो यहाँ पे उसको आप ब्राइडल ट्रैफिकिंग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लड़कियों की जब शादी होती है तो लड़के वाले एक टोकन अमाउंट छोटा सा देते हैं, जो पहले से एक कस्टम है, जिसे दापा प्रथा कहते हैं। पेरेंट्स को भी पता नहीं होता है कि उन लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, पर क्योंकि गरीबी है उस चक्कर में वो लड़कियों की शादी करते हैं। तो ये ऐसे भी है जिसपे हम अलग से हमारे विमेन्स ग्रुप के माध्यम से कास्ट पंचायत के साथ एंगेज करके कोशिश कर रहे हैं। पर हाँ, सोशल इश्यूज बहुत सारे हैं। तो ये हम कोशिश, तो एजुकेशन ऑफ गर्ल्स अगर काम करना है तो सोशल इश्यूज को मिस आप छोड़ नहीं सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इन इश्यूज पे भी बात करने की और एड्रेस करने की। जी, आपने बहुत अच्छी तरह सोशल इश्यूज स्पेसिफिकली स्टेट बेस्ड आपने समझाया है। अ, और आपके एफर्ट्स बहुत ही बढ़िया है मैम। तो आगे बढ़ते हुए जैसे हम सबको पता है कि कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क ऑल्सो। तो वानी ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव शुरू किया है टू क्रिएट अ कोएलिशन एंड कोलैबोरेशन विद सच ऑर्गेनाइजेशन एट स्टेट लेवल टू प्रमोट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। तो आपको क्या लगता है कि यह कोलैबोरेशन जो है किस तरह का इम्पैक्ट लेके आ सकता है, और इसका अप्रोच क्या होना चाहिए? कि ये अच्छी पहल है बात की, पहले तो मैं कहूँगी मुझे लगता है ये जो नाम आपने सोचा है, आपने जो बेटी पढ़ाओ समाज बचाओ। समाज बचाओ, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है ना देश का, जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान का है, हाँ, मतलब हाँ। हमने अ, उसको थोड़ा सा और आगे लेके गए। वी आर हाँ टेकिंग इट इनटू सोसाइटी। हाँ जी जी, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा, मुझे लगा कि बेटी पढ़ाओ और समाज बचाओ। ये बहुत अच्छा आपका, एक तो आपने जो स्लोगन दिया है ये वाकई में ये बहुत रेलिवेंट है, जो स्लोगन है आपका। और जो आपने ये पहल की है अलग अलग लोगों से बातचीत करने की, मुझे लगता है वो भी बहुत अच्छी पहल है। मैंने एक दो पोस्ट पॉडकास्ट सुनने की कोशिश करी थी, पूरा नहीं सुन पाई, पर जरूर सुनूंगी मैं। तो ये भी एक अच्छी पहल है वाणी की। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो वाणी, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क है वाणी का, और बहुत समय से वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का के साथ काम कर रहा है। और इसका फायदा ये होगा कि वाणी क्योंकि इतने सारे लोगों से जुड़ा हुआ है, तो एक दूसरे से हम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और लर्निंग्स बहुत अच्छी हो सकती है, मुझे लगता है। ये जो कोalition होगा, इससे हम सीख सकते हैं एक दूसरे को। जैसे आज हम कुछ काम कर रहे हैं लेकिन वो हमारी समझ से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें आज जैसे हमको सोशल इश्यूज में हम कई बार अटक जाते हैं, पर अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे काम कर रही है तो हम जरूर उनसे सीखना चाहेंगे। तो ये एक फायदा होता है नेटवर्क का,
कि नए इनफैक्ट और कहीं नए नए आइडियाज भी हो सकते हैं। जो लोग आजकल कई नए ऑर्गेनाइजेशंस भी आ रहे हैं, पुराने नए नए तरीके से काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि नेटवर्क का ये एक फायदा है वाणी के इस पहल के माध्यम से। और एक जो मेरे को इससे जुड़ता हुआ लग रहा है वो ये कि इस नेटवर्क के माध्यम से आप एक दूसरे की कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो सकती है पार्टनर्स की। एक मुझे लग रहा था कि क्योंकि एजुकेशन पे शायद हम ऐसे कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ सकते हैं वाणी के माध्यम से, जो अलग अलग मुद्दों पे रिसर्च करके भी बता सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है या इसके लिए क्या इंटरवेंशंस हो सकते हैं। तो ये भी एक नेटवर्क वाणी के माध्यम से शायद अ, हम देख सकते हैं कि कैसे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या अकेडमिशियंस के साथ कैसे जुड़ सकते हैं इस मुद्दे पे, क्योंकि हम ग्रास रूट्स पे काम करते हैं। पर वो एक दूसरा वर्ग है जो थियोरी पे और रिसर्च पे काम करता है। तो ये नेटवर्क वाणी शायद इन दोनों को भी पास में ला सकता है, जिससे और ज्यादा हम सीख सकते हैं एक दूसरे से। मैम, हमारा इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जैसे स्पेसिफिक चैलेंजेस है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, तो हम ढूंढना चाहते हैं और इन सब का जो सॉल्यूशंस निकाल पाए। जी। और आप क्या सोचते हैं कि किस चीज की जरूरत है आगे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की को प्रमोट करने के लिए, और नेक्स्ट 10 इयर्स में आप किस तरह का चेंज देखना चाहते हैं स्पेसिफिकली राजस्थान में? हर लड़की कम से कम 12वीं तो पढ़े हम्म। राजस्थान में तो। हम्म। एक बड़ा देश है तुम्हें, क्योंकि अभी हम 5वीं तक तो देख रहे हैं लड़कियां, कुछ लड़कियां 8वीं भी पढ़ रही हैं, पर ज्यादातर लड़कियां 8वीं के बाद तो ड्रॉप आउट हो ही जा रही हैं, है ना। तो ऐसा मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में अगर ये सीन हो जाए कि 12वीं तक तो हर लड़की पढ़ जाए, तो मुझे लगता है मजा आ जाएगा मन। ये एक मतलब राजस्थान में मैं सोचती हूँ कि अगर ये भी हो गया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हर लड़की जो है 12वीं। और दूसरा एक मुझे लग रहा था कि स्कूल्स में मुझे लग रहा था कि अगले 10 सालों में अगर हम ये जो FLN की बात करते हैं, हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की, तो मैं समझ रही थी कि ये अगर मजबूत हो जाए, क्योंकि ये नींव है प्राइमरी ग्रेड्स की शिक्षा। आज क्योंकि हम प्रथम की स्टडीज देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, 7वीं का बच्चा 8वीं का बच्चा सिंपल गणित का जोड़ घटाना भी नहीं कर पाता है। तो मैं समझती हूँ कि अगले 10 साल में FLN पे बहुत अगर मतलब किस तरह से काम किया जाए कि बच्चों की नींव मजबूत हो जाए प्राइमरी, ताकि वो फिर आगे की शिक्षा उनको अच्छी लगे, क्योंकि उनको प्राइमरी ग्रेड्स में ही वो नहीं समझ पाते हैं और उनके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होते हैं, तो वो आगे की पढ़ाई उनके लिए बहुत बोझिल हो जाती है फिर। ये जो 1st to 5th ग्रेड है यहाँ पे बच्चों की जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं, वो उस पे बहुत अच्छा काम हो, ताकि जिससे बच्चे जो है वो आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। एक तो ये मुझे लग रहा है। तीसरा मैं चाहती हूँ कि राजस्थान में कुछ इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज, जिस पे जरूर मतलब एक इशू जो है, मुझे नहीं पता, अर्ली मैरिज तो इतने सालों से चला आ रहा है ये, बट आई एम होपिंग कि आने वाले 10 साल में इस मुद्दे पे मतलब लोग सोचने लगेंगे। शायद संस्थाएं भी और काम करेंगी, बट ये एक ऐसा इशू है शायद जिसपे हम सोच मतलब मेरा ही मानना है कि अगले 10 साल में लड़कियों की एज ऑफ मैरिज जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब अभी 15-16 है, तो मैं मानती हूँ कि कम से कम हर मतलब ज्यादातर जगह लोग जो है वो 2 2 साल 3 साल बाद लड़कियों की शादी कराएंगे। एक तो ये मैं सोचती हूँ मैनू, कम्युनिटीज जो है वो ज्यादा अवेयर होंगी एंड दे विल टेक मोर इंटरेस्ट इन स्कूल्स, टीचर्स एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। It is a delight to having you join us today, Lakshmi ji. Thank you for your time and sharing your insights with us on girls' education, particularly in Rajasthan. Listening to the inspirational stories and your projects will further motivate our listeners. I'm sure you all had a great time listening to Lakshmi ji. We will come back soon with another episode of this podcast series where we appeal our listeners to join hands with Vani in promoting girls' education in India. I'm your host Subhashni Prabhakar signing off.